अब हम बात करते हैं इस SMTP की, ठीक है। SMTP फॉर सेंडिंग मेल्स फ्रॉम वन सर्वर और email ID टू मैनी अदर्स, चाहे वो सर्वर्स हों चाहे वो email IDs हों। अब सबसे पहले ईमेल करने के लिए पहले छोटा सा कुछ देख लेते हैं। भाई आप क्या करते हैं, किसी अकाउंट पे जाते हैं, उसको लॉगिन करते हैं। अब मेरा लॉगिन है वो अलग बात है। लॉगिन करते हैं, फिर उसके बाद कंपोज पे जाते हैं, फिर उसके बाद इतनी सारी एंट्री करते हैं। इतनी सारी एंट्री करते हैं एंड देन उसके बाद क्लिक करते हैं सेंड बटन पे। तो मैंने इसलिए ये बताया पूरा प्रोसेस, ऑल्दो आपको पता है, मैंने इसलिए बताया सारा ऑप्शन प्रोसेस क्योंकि ये सारा प्रोसेस अपने को कमांड पे करना है। ये सब GUI ऑपरेशन थी, अपने को ये सब पहले कमांड बेस करना है। और हम लोग ये सारा कुछ नहीं चाहते। हमें कंपोज करने के लिए अगर कुछ करना है तो ये सारा कुछ GUI में क्यों आ रहा है, मुझे नहीं देखने ये सारे मेल्स, मुझे तो नया मेल करना है। जैसे कहाँ करना होगा, आप बोलोगे यार ये तो कोई बात नहीं हुई है, मुझे तो मेल भी देखने हैं। आप अपने रेफरेंस में मत बात करो, आप एक कंपनी के रेफरेंस में सोचो कि अगर आपको you have a database of thousands of students, or you have thousands of people in your kitty, right? And want to update them whether you have launched a new service, basically, right? Maybe you are talking about CCD, you are talking about any big brand, maybe Big Bazaar or something. So they want to update you about their discount options or something like that. So they have user database, right? A huge user database in which they have the email IDs. Maybe they may have numbers also, mobile numbers on which they want to just send SMS. So SMS सेंड करने की जो लाइब्रेरीज हैं वो अलग हैं, है ना, उनको उनके गेटवेज अलग हैं, उनकी रिक्वेस्ट अलग अलग तरीके से परफॉर्म होती है। बट अगर मेल करना है तो मेल के लिए काम आता है SMTP, ये प्रोटोकॉल है। तो उससे पहले, इस प्रोटोकॉल से पहले कुछ चीज़ बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, है ना। ये प्रोटोकॉल से लेते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स। अभी हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल की। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, इसका मतलब नेटवर्किंग रूल्स एंड रूल्स, राइट। सो ये क्यों यूज में आते हैं, इतना सारा ट्रैफिक है, इतने सारे यूज़र हैं, और एक ही यूज़र के इतने सारे अकाउंट्स हैं, पता नहीं वो कहाँ कहाँ जाके, जैसे आपका घर एक जगह फिजिकली अवेलेबल है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में, इस वर्चुअल वर्ल्ड में आप बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारी लोकेशन पे एक साथ रहते हो। आपका अकाउंट लॉगिन है जीमेल पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, जितने भी अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं, जितने भी अलग तरह के पोर्टल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पे आपका अकाउंट लॉगिन है और आप अपने मोबाइल में उसको रन कर रहे हो। यानी कि एक ही डिवाइस से वर्चुअल वर्ल्ड में आप अलग अलग कंट्री, अगर मैं फेसबुक को एक कंट्री बोलूँ, वर्चुअल कंट्री, राइट, of course they have a huge database of 300 or 400 million users, right? So इतने सारे यूजर्स एक जगह अगर इकट्ठा हैं, इंडिया इज़ अ कंट्री क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड है। ऐसे डिजिटल वर्ल्ड बात करें तो फेसबुक है, इंस्टा है, अलग अलग तरह की छोटी छोटी कंट्रीज भी हैं। किसी किसी एप्लीकेशन के केवल 1000, 2000, 5000 यूज़र हो सकते हैं, जो अभी स्टार्ट हुई है। मे बी जूम की बात करें तो दे हैव 100 millions, मे बी 50 million, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट whether if you are available at different places at once. So इतनी सारी खिचड़ी है कि इस खिचड़ी को, इस रायते को संभालने के लिए हम लोगों के पास नेटवर्किंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस जब एक डिवाइस, हम यूज़र की बात नहीं कर रहे हैं, यूज़र भी डिवाइस ही है ना। इफ़ अ डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस वाया एनी मीडियम and able to communicate, able to send or receive the information, is called as networking. I mean the process, मैं repeat कर रहा हूँ, that process through which multiple devices or more than one devices are connecting together for communication purpose is called as networking.
एंड जिस मीडियम से वो कनेक्ट होती हैं, वो इंटरनेट हो सकता है, वो लैन हो सकता है, वो ब्लूटूथ हो सकता है, और बहुत सारे जैसे जिगबी है, जी वेब है, मे बी आर एफ की बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं, जैसे 434 है, 868 है, 865 है, 900 है, 1800 है, ऐसी बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं। वायर्डली और वायरलेसली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है ना, इतनी मीडियम से आप इन डिवाइसेस को कम्युनिकेट करा सकते हो। तो जितने भी मीडियम्स अवेलेबल हैं उन चीज़ को, उस एरिया को, जिस एरिया में वो मीडियम और वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे तो कोई तो बोल दो यार। नेटवर्क। नेटवर्क। सो नेटवर्क क्या क्या कैसे डिफाइन करेंगे एक सिंगल लाइन में? A place where, a virtual place by the way, it may be physical or virtual both, any place where multiple devices are communicating together via medium, via any medium, wired or wireless, is called as network, right? is called as, वो जगह का नाम नेटवर्क है, और वो बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं, पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, राइट, ओपन नेटवर्क, क्लोज नेटवर्क, दुनिया भर की नाटक बची है, ठीक है। तो उस नेटवर्क को प्रोसेस कैसे किया है? बहुत सारे रूल्स पे प्रोसेस किया है ना, तो वो जो प्रोसेस था उसको बोलते हैं नेटवर्किंग, और जो उसके रूल्स हैं उसको बोलते हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। ओ कूल। अच्छा, एक मेथड बनाया कि हमारे 5 डिवाइसेस इस फैशन में कनेक्टेड होंगे जिसमें पहली डिवाइस दूसरे को भेज पाएगी डेटा, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को, चौथी पांचवें को, और पांचवी पहले को। अब ये 5 डिवाइसेस आपस में डेटा भेजने के लिए अलग अलग तरह के मेथड बना सकती हैं। सपोज वो मेथड, एक कंपनी मान के चलो कि एक कंपनी में 50 लोग हैं, यानी 50 डिवाइसेस हैं, वो आपस में डेटा किस तरह शेयर कर सकते हैं? ट्री मेथड पे कर सकते हैं, लाइन मेथड पे कर सकते हैं, रिंग मेथड पे कर सकते हैं, स्टार मेथड पे कर सकते हैं, डेल्टा मेथड पे कर सकते हैं, मैश मेथड पे कर सकते हैं। तो जितने ये मेथड्स हैं उनको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी। कितनी टोपोलॉजीज हैं? बहुत सारी, और खुद की कितनी बना सकते हो। जो स्टैंडर्ड है वो मैंने नाम लिए, रिंग, लाइन, डेल्टा, स्टार, बस, ये सुने होंगे आप लोगों ने, नहीं सुने हैं क्या सिमरन? कूल। तो नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करते हैं, ओपन नेटवर्क की या पब्लिक नेटवर्क की, है ना, पब्लिक नेटवर्क। सो पब्लिक नेटवर्क जो सबके लिए अवेलेबल है, जो कहीं से भी बैठा कोई भी यूज़र कोई भी डिवाइस एक्सेस कर सकती है, और इसका मीडियम मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेट है। मतलब इंटरनेट के अलावा इंटरनेट भी हो सकती है, और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, बट इंटरनेट में मान के चल रहा हूँ एक पहला नेटवर्क है। तो क्योंकि इंटरनेट पे आप पूरे वर्ल्ड में बैठे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं चीज़ें, जैसे इंटरनेट पे भी चीज़ें बैन हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे चाइना में बहुत सारे सर्वर बैन है, बाहर की कोई चीज़ें अलाउड नहीं है, नॉर्थ कोरिया में नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैन कर रखे हैं कि ये चीज़ बैन है, ये चीज़ बैन है, ये चीज़ बैन है। आ रहा है समझ में? सो पब्लिक नेटवर्क मैं मान के चल रहा हूँ उसका मीडियम अभी फिलहाल इंटरनेट है। कूल, ओके। इसके बाद बात करते हैं पब्लिक नेटवर्क ही चलता कैसे है इंटरनेट पे। इट इज़ बिकॉज ऑफ आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल के अंदर आईपी एड्रेसेस हो गए, आईपी एड्रेस, राइट। आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है, इसके 2 वर्जन है अभी फिलहाल अवेलेबल, IPv4 और IPv6। IPv4 32 बिट का होता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं 32 बिट कितने होते हैं, आप सब IT के CS के स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा। ये 128 बिट का होता है, ठीक। तो बिट अगर 32 बिट की बात हो रही है, इसका मतलब 4 बाइट, और ये 16 बाइट, ठीक है। तो अगर 4 बाइट की बात करोगे IPv4 के अंदर, IPv4, इसका मतलब है पहला एड्रेस स्टार्ट होता है 0.0.0.0 से, और लास्ट एड्रेस जाता है 255.255.255.255 को, ठीक है। इतने सारे एड्रेस हो सकते हैं IPv4 में। अभी तक IPv4 के सारे एड्रेस गए पूरे ख़राब ख़त्म नहीं हुए हैं,
यानी कि वर्ल्ड में इतने डिवाइसेस नहीं है अभी जिनको ये एड्रेस अलॉट हो चुके हों, बट हो सकता है कि आने वाले 2-4 सालों में ख़त्म हो जाएं, क्योंकि डे बाई डे नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ रही हैं, कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए IPv6 हो गया। सोचो 32 बिट में इतने सारे एड्रेस बन सकते हैं, तो 128 में कितने बनेंगे? सपोज करो 128 में भी 2050 में जाके इतनी डिवाइस हो गई कि सबको एड्रेस अलॉट हो गए, तो IPv7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 128 बिट की जगह 256 हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो IP इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, और इसके अंदर केवल एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ IP प्रोटोकॉल के अंदर IP एड्रेस एलोकेशन। IP प्रोटोकॉल के अंदर क्या आता है? IP एड्रेस एलोकेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक आइडेंटिटी देना हर पर्टिकुलर डिवाइस को पब्लिक नेटवर्क पे। अगर ऐसा हुआ तो अगर जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी उस नेटवर्क पे, 1000, 2000, 5000, मे बी फेसबुक पे हम लॉगिन करते हैं, राइट? तो पता नहीं कितने लोग एक साथ एक्सेस कर रहे होंगे, तो फेसबुक के पास, फेसबुक अलॉट नहीं करेगा, यानी कि फेसबुक इज नॉट द होस्ट, होस्ट बोलो या सर्वर बोलो, है ना? फिर क्लाइंट, जो होस्ट और सर्वर आपका फेसबुक नहीं है, फेसबुक अलॉट नहीं कर रहा है आपको ये एड्रेस। कौन अलॉट कर रहे हैं? जहाँ से आपको इंटरनेट मिला है, मे बी एयरटेल, जियो, वोडाफोन, व्हाटएवर, राइट? सो वो लोगों ने आपको IP दिया, फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक ने एक सर्वर प्रोवाइड किया आपको उस IP के थ्रू आपस में कनेक्ट होने का। आ रहा है समझ में? तो दैट बिकेम अ पर्टिकुलर अनदर नेटवर्क वेयर बेस्ड ऑन दिस IP एड्रेस you people are यानी कि मल्टीपल क्लाइंट्स आर एबल टू कम्युनिकेट विद द सर्वर। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत है किसी को? अभी तक कोई दिक्कत है? नहीं? सो अब बहुत सारे अलग अलग तरह के सर्वर्स बने, है ना? कुछ सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए, कोई गूगल ने बनाए, कुछ सर्वर ऐसे पब्लिक बन गए कि ठीक है कोई भी आके एक्सेस कर ले डेटा, जैसे गूगल का सर्च इंजन बना, है ना? कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी डाल सकता है, कुछ लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, है ना? मे बी आपके पास गूगल ड्राइव है, तो स्टार्टिंग में बहुत पहले जब गूगल स्टार्ट हुआ था, उन्होंने जीमेल तब से स्टार्ट की थी, उससे पहले ये भी कॉपी पेस्ट मॉडल था जीमेल का, और उससे पहले सबसे पहले पर्सनल मेल सर्विस हुआ करती थी, फिर उसके बाद पब्लिक स्टार्ट हुआ याहू, एंड इट वाज द बूम इन 21st सेंचुरी। स्टार्टिंग में 2001 में याहू ने धूम मचा रखी थी। 2004-5 में जीमेल स्टार्ट हुआ और उसने बोला कि हमें ले लो, हमें खरीद लो, आपके पास सर्विस जो याहू की है वो बहुत बेहतरीन है, हम आपसे टक्कर नहीं कर पाएंगे। थोड़े पैसे मांगे उन लोगों ने। किसने? जीमेल वालों ने, गूगल वालों ने। और याहू ने बोला कि ये तो बहुत बेकार सर्विस है, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम आगे टिक ही नहीं पाओगे 2-4 साल, इतना ज़्यादा पैसा थोड़ा चलेगा। गूगल ने मांगे 5 मिलियन और याहू दे रहा था 1 मिलियन, इट वॉज द डिफरेंस ओनली। और ये कुछ ऐसा हुआ 2012 तक आते आते कि 6 से 8 सालों में पूरी मतलब बैलेंस ही उल्टी हो गई थी। जहाँ गूगल था वहाँ याहू, जहाँ याहू था वहाँ गूगल पहुँच चुका था। और उसके 8 साल के बाद 2020 की बात करें तो याहू इज़ जस्ट फिनिश्ड, क्योंकि याहू के पूरा डेटा, याहू का पूरा सर्वर हैक हो चुका है, उसकी सारी ईमेल आईडी, सारी चीज़ें पब्लिक हैं। यानी कि अगर आपकी कभी आईडी रही होगी याहू पे, या किसी की है, या मेरी है, मेरा डेटा है, तो पब्लिक है अभी, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी यूज़र की सारे पासवर्ड जिन्होंने चेंज कर देंगे वो अलग बात है, लेकिन वो सारा पब्लिक है। इस कदर याहू बर्बाद हुआ है। तो अपन बात कर रहे हैं ये जो अलग अलग तरह के सर्वर्स गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, IBM ने, अमेज़ॉन ने ये बनाए, इनके हर एक पर्पज़ थे। किसी का कुछ केवल एक पर्टिकुलर सर्विस को देना था, जैसे एग्जांपल के तौर पे पर ई-कॉमर्स वेबसाइट बनी तो वो अलग बनी, पेमेंट गेटवेज बने वो अलग बने, मे बी कुछ ऑनलाइन गेमिंग बनी वो अलग बनी, है ना? मे बी चैटिंग एप्लीकेशंस बनी वो अलग बनी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बने वो अलग बने। सो ऐसे हर अलग सर्विस के लिए अलग प्रोटोकॉल बन गए, यानी अलग रूल्स बन गए।
तो सर्विस बेस्ड रूल्स उनको अलग बोल दिया, प्रोटोकॉल्स। तो एक सर्विस थी हमारी, है ना, एक सर्विस थी हमारी मेलिंग सर्विस। मेलिंग सर्विस, इसमें आप टेक्स्ट भेज पाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अटैचमेंट भी होना स्टार्ट हो गया। उस अटैचमेंट की एक लिमिटेशन आ गई कि आप 20 MB 15 MB 18 MB से ऊपर का डेटा नहीं भेज सकते। जैसे व्हाट्सएप में भी है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन यूज़ करते हैं तो आपके पास एक लिमिटेशन आती है। पेड सब्सक्रिप्शन यूज़ करोगे तो आप थोड़ा बड़ा डेटा डाल सकते हो। और वो इसलिए भी है क्योंकि गूगल हो या फेसबुक हो या कोई भी, चाहे व्हाट्सएप हो, इन लोगों के लिए वो डेटा जो भी एक यूज़र दूसरे यूज़र को भेजता है उसको सर्वर पे मैनेज करना फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्वर मतलब एक ऐसा वर्चुअल स्पेस हमारे लिए एज अ यूज़र जहाँ पे कितना भी डेटा, इट्स लाइक अ ओशियन ऑफ डेटा स्टोरेज यू कैन स्टोर समवेयर, एंड जो फिजिकली कहीं भी पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हो सकता है, वर्चुअली पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया को अवेलेबल हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो फिजिकली वो कहाँ पे अवेलेबल है, सपोज वो अभी आज मे बी सैन फ्रांसिस्को में है, कल जाके उसकी लोकेशन चेंज कर दो। कोई ग्लोबल वार्मिंग का एक थ्रेड आता है, उसको चेंज कर दो। फिलहाल अमेज़ॉन उसको प्लान कर रहा है मार्स पे ले जाने की। पूरा अमेज़ॉन का जितना सर्वर है, जो AWS अब बात करते हो ना, AWS हालांकि क्लाउड है, क्लाउड सर्वर की बात करेंगे थोड़ी सी और 2 मिनट के लिए। तो अमेज़ॉन बात कर रहा है कि मेरे जितने भी हार्डवेयर सर्वर्स हैं जो जिससे कि पूरे दुनिया को सर्विस मिलती है, वो मैं नीचे नहीं रखना चाहता अर्थ पे, क्योंकि अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है, क्योंकि इन सर्वर से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, राइट? इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इट्स लाइक यू कैन नॉट स्टे देयर, इट्स लाइक कॉयल माइन, राइट? कोल माइन की तरह इतना ज़्यादा, इतना टेम्परेचर होता है कि इफ़ यू स्टे देयर यू कैन गेट रैशेस, राइट? और वहाँ की जो हीट है, हीट टेम्परेचर विद रेडिएशंस इफ़ वुड बी, तो ये तो ह्यूमन थ्रेट है। तो इसलिए उस लोकेशन, उन लोकेशंस को अंडरग्राउंड रखा गया है। उनको अगर निकाल के बाहर लाते हैं तो कुछ टाइम पे आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम चाहिए। सो पीपल आर ट्राइंग कि दे कैन फिक्स अ पर्टिकुलर प्लेस at different planet where they can put this kind of server, and where there would be no threat of human life, understood? इसलिए लोग, अच्छा, एक और नई इन्फॉर्मेशन है कि जेफ बेजोस, राइट, अमेज़ॉन के पास मार्स पे सबसे ज़्यादा स्पेस, फिजिकल स्पेस है। जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया एज अ कंट्री, मे बी US एज अ कंट्री, तो ऐसे सबसे ज़्यादा स्पेस जो भी जाता है मार्स पे, वो अपनी प्लॉटिंग काट के जाता है। यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन बना दी, ये लाइन मेरी है तो इतनी एरिया मेरी हो गई। जैसे पहले आपको याद होगा जब 18th और 19th सेंचुरी में कोई इंसान चल के जितनी दूर चला गया और जहाँ उसने बोला कि यहाँ से यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, ये मेरी औकात है, तो वो ज़मीन उसी की हो गई, उसने वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। कुछ आ रहा है समझ में? लाइकवाइज मार्स पे सबसे ज़्यादा स्पेस, फिलहाल फिजिकल स्पेस इज़ विद Amazon, and Amazon wants to just put their servers on that particular place. So मेलिंग सर्विस का अलग प्रोटोकॉल बन गया जिसको उसने बोला SMTP। और पूरी नेटवर्किंग के अंदर डेटा को इधर से उधर ले जाने के लिए 2 मॉडल बने। सबसे पहले बना था OSI, है ना, OSI, और दूसरा बना, कोई बताएगा? TCP IP, ठीक है। तो जो अभी चलने वाला है दैट इज़ योर TCP IP। TCP IP के अंदर पता नहीं कितनी सर्विसेज हैं। इट्स लाइक जितना मैं अभी जानता हूँ, इट्स लाइक 32 बिट अगर आप टोटल बात करो तो 32,000 समथिंग 665, ये तो कंप्लीट हो चुकी, इतनी सर्विस तो हो चुकी कंप्लीट कब की। उनमें से एक सर्विस है SMTP, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है TCP प्लेटफॉर्म के अंदर डेटा इधर से उधर, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, हम डेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, फाइल हो, वॉट एवर द फॉर्मेट, रियल टाइम हो और पहले से प्री स्टोर्ड हो, कैसे भी तरीके से,
आप कितनी भी नंबर की बात करो, किसी भी तरह के डेटा की बात करो, उसके लिए TCP/IP अवेलेबल है। एंड उसकी एक सर्विस का नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, इस प्रोटोकॉल में कुछ कुछ चीज़ें हैं बस जो मेंशन करने की हैं। इसमें आपको बताना पड़ता है ये प्रोटोकॉल जो भी अप्लाई करना चाहता है, जैसे जीमेल ने किया, याहू ने किया, और आपके खुद के भी बहुत सारी आईडीज़ हो सकते हैं। जैसे टेकीनेस्ट में मेरी आईडी है saurav@techinest.in। तो टेकीनेस्ट एक सर्वर बन गया, तो जितने भी लोग इस पर्टिकुलर मेलिंग सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं उनके नाम पे, तो उन लोगों ने सर्वर बनाना पड़ेगा इस प्रोटोकॉल को, इस प्रोटोकॉल के अंदर की सारे रूल्स को फुलफिल करता हुआ। तो उसमें एक रूल में सबसे पहली चीज़ आती है, सपोज करो गेटवे है ना, गेटवे। तो गेटवे का नाम होगा, गेटवे का नाम होगा और गेटवे का पोर्ट नंबर होगा। गेटवे मतलब सारे लोग जो भी मेल करेंगे उसी गेट से एंटर करेंगे और उसी से एग्ज़िट करेंगे। जब वह एंट्री करेंगे उस गेटवे के मल्टीपल पोर्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई किला इमेजिन करो, सपोज करो रेड फोर्ट है और उसके बहुत सारे मल्टीपल गेट्स हैं, 20 गेट्स हैं, और पता नहीं कौन से गेट से किंग को आना है ना, वो किसी से भी आ सकता है। बट सपोज करो ये उल्टा प्रोसेस है, ये मैंने टेकीनेस्ट में डिसाइड किया कि पोर्ट नंबर मेरा है 500, यानी 500 नाम के नंबर के गेट से मैंने सर्विस अभी चालू रखी है, ये खुला हुआ है। बाकी जो 1000 गेट्स हैं, आउट ऑफ 1000 गेट्स दिस वन इज़ ओपन और रेस्ट आर क्लोज्ड। सो सब लोगों को अगर मेल करना होगा तो उनको पता होना चाहिए कि ये वाली अभी पोर्ट खुली हुई है। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सो गेटवे एंड पोर्ट नंबर, गेटवे का नाम, पोर्ट नंबर, उसके बाद यूज़र नेम, यूज़र नेम बिल्कुल यूनिक होगा। कुछ लोगों के यूज़र नेम मोबाइल नंबर हो सकते हैं, @xyz.com। अच्छा, .com ये दो अलग दुनिया हैं, डॉट अलग दुनिया है, कॉम अलग दुनिया है। कॉम क्या इसके बारे में डिस्कस करूं या हम जानते हैं इसको ऑलरेडी? कर सकते हैं, ठीक है। सो www. ये www की जगह MB आता है, आपने नोटिस किया होगा। तो M इज़ फॉर मोबाइल, www इज़ फॉर वर्ल्ड वाइड, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। बट दिस www विल ऑलवेज वर्क विद ब्राउजर्स, राइट? So if you have browser platform, that is your www. If you have mobile platform with browser, without browser, right, that is your m dot something. तो ये डॉट जो है पूरी दुनिया की जो पूरी इंटरनेट मैकेनिज्म है ना। इंटरनेट मतलब इंटर नेटवर्किंग मैकेनिज्म है। इंटरनेट को थोड़ा सा और बड़ा करोगे, थोड़ा इसको एक्सपेंड करोगे, इंटरनेट, तो ये इंटरनेट व्हाट इज दिस? इंटर नेटवर्किंग। और इंटर नेटवर्किंग मतलब नेटवर्किंग हम जानते हैं बहुत सारी डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन का प्रोसेस, और इंटर मतलब आपस में। अब ये आपस में जब ये इंटर ऐड हो जाता है ना, ये इंटरनेट वो नहीं है जो हम सर्विस सोच रहे हैं। इंटरनेट सर्विस तो अलग चीज़ होती है जो केवल एक सर्विस प्रोवाइडर दे सकता है ना, चाहे वो वोडाफोन हो, कोई भी दे सकता है। ये इंटर नेटवर्किंग हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का जो जिम्मा ले रखा है, और वो है डॉट के पास, दैट इज़ योर डॉट। कुछ आ रहा है समझ में? तो सब लोग, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा दुनिया का कोई भी इंसान हो, सबसे पहले वो इस डॉट से परमिशन लेता है कि जी क्या आप मेरा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं? तो ये बोलेगा क्या आप ऑलरेडी मेरे से वेरीफाइड हैं? अगर वेरीफाइड होंगे
तो मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, और वेरीफाइड होंगे भी तो किस सर्विस, किस रूल के अंतर्गत हैं, है ना, बाय विच रूल यू आर जस्ट जस्टिफाइड टू यूज दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। अगर वो है तो हम लोग आपको अलाउ कर देंगे। सो डॉट अलाउज everybody to use inter networking mechanism. Understood? So dot is the main, or you can say is the god of this internet mechanism. Cool. बढ़े आगे। तो अब बहुत सारे डोमेन हैं। डोमेन, कॉम डोमेन, कमर्शियल डोमेन, .edu एजुकेशन डोमेन, .in इंडियन डोमेन, .pk पाकिस्तान डोमेन, यूएसए डोमेन। आ रहा है समझ में? तो ऐसे अलग अलग तरह के डोमेन बन गए। पहले केवल .com स्टार्ट हुआ था। .com जब दुनिया में आया, उससे पहले edu भी था, उससे पहले रिसर्च के लिए भी डोमेन्स थे, बहुत सारे डोमेन्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही .com आया, ये कमर्शियल बन गया। कमर्शियल मतलब इस पर आपका बिजनेस होना स्टार्ट हो गया। उससे पहले एजुकेशन सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, इन फ्री ऑफ कॉस्ट था, सर्विसेज गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स चला करती थी, सब वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जैसे ही .com आया वैसे ही कमर्शियल बन गया। और कॉम बोलना लोगों के लिए टंग पे ऐसा, मतलब इट वॉज लाइक जुनून, राइट? So people accepted it and followed for the business portfolio. Although आप अभी कोई भी डोमेन ले सकते हैं, जैसे नए नए डोमेन बनते जा रहे हैं, रोज़ नए डोमेन बनते हैं, आपके नाम से डोमेन बन सकता है, .com की जगह .store बन सकता है ना, ये कस्टमाइज डोमेन्स हैं। लेकिन जो पब्लिक डोमेन है दोज आर लाइक .com, .edu, .us, .in, .pk। अगर आपका खुद का डोमेन होगा, .in है जैसे, तो लोग और .in खरीद लिया, सपोज करो .in, मतलब .in एज अ डोमेन इंडिया ने खरीद लिया है। इसका मतलब .in पे जितनी भी वेबसाइट्स बनेंगी, जितना भी ट्रैफिक .in पे चलेगा, वो सारा कुछ इंडियन सर्वर पे रूट होने वाला है। एंड व्हाट इफ इंडियन सर्वर पे रूट होने वाला है, इसका मतलब वी आर सिक्योर्ड। आ रहा है समझ में? दैट इज अंडर द इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। एंड व्हाट इफ दैट डेटा विच वी ट्रांसफ़र इज़ देयर इन इंडिया ओनली। ऐसा नहीं है कि .in यूके में जाके नहीं खुलेगा, यूएसए में नहीं खुलेगा, पाकिस्तान में नहीं खुलेगा, सब जगह खुलेगा, वो भी पब्लिक है, बट उसका पूरा सर्वर रूटिंग इंडिया से है। .com कहाँ से हो रहा है? अच्छा, उसका जो पैसा, जो ये डोमेन लेने का पैसा है, वो भी मेन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अगर वो यूएसए के पास जाता है और इंडियन सर्वर के पास जाता है। आ रहा है समझ में? दिस इज़ हाउ इंटरनेट मैकेनिज्म। अच्छा, पैसा कैसे कमाते हैं सब, ये तो भाई दुनिया ही अलग है ना। गूगल कैसे पैसा कमा रहा है, बाकी कैसे पैसा कमा रही है, तो बहुत बड़ी दुनिया है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि आपसे बोलना स्टार्ट करूँगा, कल तक बोलते रहूँगा। तो हम वापस आते हैं। तो जितने डोमेन हैं, उन डोमेन में .com है, .edu है, तो www या m डिसाइड्स ऑन विच प्लेटफॉर्म यू आर रनिंग। डॉट मीन्स वी वॉन्ट टू ask the permission from this the main god of this particular internet mechanism, and then in for which particular domain. Suppose मेरी आईडी है techiness.in, है ना, saurav@techiness.in। मैं मेल करता हूँ आपको, सपोज करो सिमरन की आईडी है simran@gmail.com। तो मैं पहले डॉट से पूछूंगा, मैं पहले मेरा जो डोमेन है, कौन सा डोमेन, .in डोमेन पहले तो टेकिनेस इनके पास जाएगा, राइट। सो वो पूछेगा कि यार टेकिनेस नाम का जो नाम है वो .in में रजिस्टर्ड है क्या, तो इन बोलेगा यस रजिस्टर्ड है। तो इन बोलेगा कि किसको मेल करना है, कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, SMTP। अच्छा ठीक है, SMTP बिल्कुल अलाउ करती है टेकिनेस.in। मे बी अगर अलाउ नहीं करती, तो अगर ये प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं होता टेकिनेस.in पे, केवल वेबसाइट हुआ करती, तो फिर आप नहीं कर सकते थे मेल, राइट। मैं मेल नहीं कर सकता था। सो सपोज ये मेलिंग प्रोटोकॉल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, देन दिस .in विल आस्क द यूज़र कि किस मेल आईडी पे करना है, simran@gmail.com। अच्छा, जीमेल पे करना है और .com वाले डोमेन पे जाना है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इन डॉट के पास जाएगा, पूछेगा कि क्या आपके पास कोई .com नाम का डोमेन है, तो डॉट बोलेगा यस मेरे पास .com भी है, मेरे पास .in भी है, .edu भी है, क्या चाहिए। उसने बोला कि क्या आपके पास .com में जीमेल नाम का कोई पर्टिकुलर डोमेन नेम है, बोलेगा हाँ बिल्कुल है। अच्छा, उसमें सर्च करना ज़रा, सिमरन नाम से कोई ईमेल आईडी है, बोलेगा बिल्कुल है। अगर है तो डिलीवर करेगा, और अगर नहीं हुआ डिलीवर तो डॉट आपको रिस्पॉन्ड करेगा दिस हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड
एंड आपके पास कुछ टाइम के बाद, हो सकता है इमीडिएटली, हो सकता है कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद रिस्पॉन्स सिस्टम जनरेट करे कि दिस मेल डेंट डिलीवर बिकॉज ऑफ नो यूज़र नेम अवेलेबिलिटी। आ रहा है समझ में? ये पूरी इस दुनिया का नाटक है। मैं इसका डायग्राम भी बना सकता हूँ, मुझे लगता है जितना मैंने बोला आप लोगों ने इमेजिन कर लिया होगा बोलते हुए। अभी तक ठीक है क्या? सुन रहे हैं, सो गए हैं? सुन रहा था। काम का था कुछ कि ये पहले से जानते थे आप लोग? नो सर, पता नहीं। पता था? पता नहीं। अच्छा ठीक है, तब तो अच्छी बात है। श्वेता, ये पता था पहले से? नो सर। ठीक है, तो काम आया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? सर हाँ। अभी और कितना टाइम लेक्चर चलेगा? मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको कमांड्स बता देता हूँ। कमांड्स लाइक चार पांच कमांड है केवल इस लाइब्रेरी की, उसको एग्जीक्यूट हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है? कल की क्लास सुबह रखते हैं, यस सर। चलेगा क्या अभिषेक? सर रख दीजिए सर, बाकी तो क्लास अब डेली चलेगी सर। तो कल सेम टाइम रख सकते हैं 5 बजे, हाँ सर, ये भी ठीक रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि 2 दिन में हम ख़त्म कर लेंगे, अगले 2 दिन में। आज क्या है, फ्राइडे है क्या? हाँ फ्राइडे, सैटरडे संडे तक हम लोग ख़त्म कर लेंगे। अपना जितना जितना भी कंटेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद प्रोजेक्ट बचेंगे केवल। संडे को छुट्टी रहेगी सर, संडे को सुबह कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन में अपन ये पूरा टेक्स्ट जितना भी पढ़ने वाला सिस्टम है पूरा अकॉर्डिंग सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, है ना? ये वाली चीज़ मेलिंग कल ख़त्म हो जाएगी, शायद ये भी ख़त्म हो जाए। APIs वाला थोड़ा और टाइम ले सकता है, मैं चाहता हूँ कि इसमें और थोड़ा सीखो आप। ये भी नेटवर्किंग का पूरा मस्त ज़बरदस्त चीज़ है। एंड देन फिर हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे काम करना। कूल। तो SMTP का कुछ देख लेते हैं ना। तो इम्पोर्ट SMTP LIB, ये एक लाइब्रेरी है जो ऑलरेडी आपको दी हुई है मेलिंग सर्विस के लिए पाइथन ने, ठीक? तो इसको बंद करते हैं और इसको बंद करते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक करते हैं, हालांकि मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ चेक करने के लिए, आप प्लीज़ चेक कर लेना। SMTP LIB, और मैंने इसको बोल दिया एज S, सो S.SMTP। अब ये कमांड है, इसके अंदर देखो इसने ऑलरेडी बताया होस्ट बताना है, पोर्ट नंबर बताना है, लोकल होस्ट नेम बताना है। ये आगे की जितनी चीज़ें हैं ये बाद की मैटर करती हैं, लोकल होस्ट नेम और टाइम आउट कि कितनी देर के बाद कितनी देर तक सर्च करें इंटरनेट पे कि भाई मेल भेजना है कि नहीं मेल भेजना है। तो आप अपना टाइम आउट डिसाइड कर सकते हो, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, राइट? इंटरनेट स्पीड अगर स्लो हुई तो धीरे धीरे जा रहा होगा और अब वो हैंग हो रहा होगा। यू कैन डिसाइड दिस टाइम लिमिट ऑल्सो, बट अभी टाइम लिमिट क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है वो बहुत पहले बनी हुई है, इसका मतलब अभी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतनी स्पीड है आपके पास। तो होस्ट और पोर्ट नंबर ये दो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लोकल होस्ट नेम ये तब डिपेंड करता है जब आपका लोकल मेलिंग सर्वर हो, मतलब केवल एक बिल्डिंग के अंदर काम करने वाला हो, एक कंपनी के अंदर काम करने वाला हो, राइट? क्योंकि हम लोग पब्लिक की बात कर रहे हैं तो होस्ट और पोर्ट नंबर चाहिए आपको। कूल। तो होस्ट मतलब दैट वाज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, दिस गेटवे, राइट? एंड नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अगर जीमेल की बात करूँ तो मैं smtp.gmail.com, आई गेस दिस इज़ द नेम, और पोर्ट नंबर इज़ 587। ये फिक्स है, ऐसी जीमेल का फिक्स है, वैसे ही याहू का फिक्स है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का फिक्स है, अमेजोन का फिक्स है, सबके अपने अपने पोर्ट नंबर्स हैं। अगर आपको नेट पे देख लेते हैं, पोर्ट नंबर फॉर जीमेल 465 और 2 मिलेंगे आपको ना, 465 587। यू कैन यूज बोथ ऑफ देम, राइट? एंड दिस इज योर नेम। आ रहा है समझ में? सर यहाँ 2 पोर्ट नंबर क्यों है? ये पोर्ट नंबर बहुत पहले हुआ करता था, जब मुझे याद है कि मैं 2010-9 में जब कभी मेल सर्विस यूज़ कर रहा था, है ना? और एंड आई वाज यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, नॉट पाइथन, राइट? इट वाज C# और MATLAB और समथिंग।
So with those programming languages, I had to use this 465. So this port number has different utilities now, and 587 is the public one. आ रहा है समझ में? आप एक से ज़्यादा पोर्ट नंबर भी ओपन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. ये कुछ अलग सर्विस के लिए, ये कुछ अलग यूटिलिटीज़ के लिए, ये कुछ कम यूटिलिटीज़ के लिए, और ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए, डिपेंडिंग आपको कैसे कैसे यूज़ करना है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही पोर्ट नंबर हो, है ना. ये आपके पास नाम है, और एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं गेटवेज़ के. जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने हम मतलब इंटरनेट सिस्टम पूरे तीन ज्योग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइडेड है, अगर आपको पता हो तो. पूरा वर्ल्ड, तो इंटरनेट ने पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. और उस हाँ, तो हो गया तुम्हारा? हम क्लास नहीं कर पाएंगे. बैटरी 1% और लाइट. ओह, सॉरी. लाइट है नहीं क्या? नहीं सर, सुबह से ही नहीं है. अरे बाप रे यार, डरा रही हो तुम. सब बाहर से लड़ रही है। क्या? सर इधर का वेदर बहुत गंदा है, अभी भी ऐसा ही कुछ है. अच्छा, तो 1% बैटरी के साथ जिंदा तो नहीं रह पाओगे आप. चलो कल स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है. देखो यहाँ इसने टाइम लिया, और इसने ये बता दिया कुछ टाइम के बाद में कि ये कमांड एग्जीक्यूट कर गई है. अगर नहीं करती तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता इसको, यानी कि इस पोर्ट ने परमिशन, इस गेटवे ने परमिशन दे दी इस पोर्ट के साथ में. अब एसटी नाम का एक वेरिएबल बन चुका जिससे हम मेल कर सकते हैं.